वेलकम एवरीवन। चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो में लेखाशास्त्र के सिद्धांतों का वर्गीकरण को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। ठीक है, और आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दो कैटेगरी शो हो रही हैं, लेखाशास्त्र की अवधारणाएं और लेखाशास्त्र की परंपराएं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग या फिर कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। अब देखिए, अकाउंटिंग लिखा है या अकाउंटेंसी लिखा है, आपके प्रिंसिपल्स यही रहने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों शब्द यूज़ कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं लेखाशास्त्र की अवधारणाएं। उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया अवधारणा से क्या मतलब है, ये अवधारणाएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम अवधारणा का मीनिंग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, अवधारणा का अर्थ ना उन आधारभूत विचारों से है जिन पर उस शास्त्र का ढांचा टिका हुआ है। चलिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अवधारणा ना वो विचार होते हैं जिन पर कोई भी शास्त्र निर्भर करता है। और यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो विचार होते हैं ना, सभी लोगों द्वारा स्वीकार तो किए जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ये किसी कानून ने बनाए हैं, कानून के तहत बनाए गए नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो अवधारणाएं होती हैं वो किसी विधान द्वारा प्रतिपादित नहीं होती। इस लाइन का मतलब है किसी कानून के तहत वो बनाई गई नहीं है, बस लोगों ने स्वीकार कर ली हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, तो वही अवधारणाएं हैं और इनको प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी लेखांक शास्त्र की अवधारणाएं हैं या लेखाशास्त्र की परंपराएं हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे, देखिए इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, यानी कि लेखा शास्त्र के नियम हैं, वो बनाए गए हैं। तो हमारे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं या कौन कौन सी परंपराएं हैं जिनको लेखा करते समय ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को, एक एक अपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और एक और बात बता दूं, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन थ्योरीज़ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप ये भी फाइंड आउट कर सके कि आपको ये थ्योरी कितनी समझ में आई है और कितने आंसर्स आप करेक्ट दे पाए हैं। ओके, तो चलिए फिर हम एक एक पॉइंट को देखना स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे नंबर 1, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवादिता की अवधारणा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अवधारणा, क्योंकि इस अवधारणा से कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस अवधारणा के अकॉर्डिंग क्या है कि लेखा करते समय हम कोई फ्यूचर में होने वाली हानि है या जोखिम है या अनिश्चितता है, उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उसके लिए कोई व्यवस्था कर भी सकते हैं, लेकिन संभावित लाभों पर हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए इस अवधारणा के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लाइक हानि से क्या मतलब है, आपके डेटर्स हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने उधार माल सेल किया बिजनेस में, आपके व्यापार से उधार विक्रय हुआ, तो हमें नहीं पता कि उस बंदे से पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपका डेटर है। तो कई बार क्या होता है कि हम डेटर्स, अब ज़रूरी तो नहीं है पैसा डूब जाए, शायद पेमेंट मिल भी सकता है, लेकिन आपने कई बार एडजस्टमेंट की होगी अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, जो कि आप डूबत ऋण के लिए जो प्रावधान करते हो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाते थे डेटर्स के लिए, है ना। तो वही है कि फ्यूचर में अगर पेमेंट नहीं करता है तो इसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं और उसे एज अ लॉस हम डेबिट में शो करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ कम शो करता है। और ये जो आप प्रॉफिट बचा लेते हो ना, इस प्रोसेस से इसी का यूज़ आप अपने फ्यूचर में कोई हानि होती है उसको कवर करने में यूज़ कर पाते हो। तो यही है रूढ़िवादी अवधारणा के अकॉर्डिंग ना, हम हानि के लिए तो प्रावधान कर लेते हैं, लेकिन इस अवधारणा के अकॉर्डिंग हम लाभों के लिए, संभावित लाभ के लिए ऐसा ध्यान में कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो और इसी अवधारणा के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा स्टॉक का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका प्राइस ना लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो वही लेना चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी अवधारणा पर। सेकंड है आपका एक रूपता की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी।
देखिए इस अवधारणा को तो बहुत इजी है याद करना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक रूपता यानी कि एक जैसा बना रहना। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक इस अवधारणा के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें बहुत सारी लेखांकन करते समय कुछ वैल्यूएशन भी करने पड़ते हैं। लाइक स्टॉक का मूल्यांकन करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और जिसके आपने कई मेथड्स पढ़े होंगे। लाइक स्टॉक वैल्यूएशन के लीफो, फीफो, हीफो आपको ध्यान होगा। और जब हम डेप्रिसिएशन निकालते तो देखिए एक स्थायी किस्त पद्धति होती है, क्रमागत ह्रास पद्धति होती है, ह्रास कोष होती है, तो बहुत सारे मेथड हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक रूपता, लाइक एक बार अगर आपने कोई मेथड यूज़ कर लिया है किसी वैल्यूएशन के लिए, तो आगे भी आपको वही फॉलो करना है, आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका भौतिकता या सारता की अवधारणा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप लेखा विधि करते हैं तो ऐसे तथ्य और घटनाओं का लेखा नहीं करना चाहिए जो बिजनेस पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, या जिनका महत्व कम है। लाइक आपको एग्जांपल दिख रहा है, कंपनी या किसी बड़े व्यापार के चिट्ठे में पेंसिल, नींब, पिनो, इनका स्टॉक का हवाला नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये बहुत माइनर सी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, आप इनको नहीं दिखाओगे। हम बड़ी बड़ी असेट्स दिखाते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है, डेप्रिसिएशन उनका लगाया जाता है, और हम पेन, पेपर, ये कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं और बहुत माइनर सी चीज़ें हैं बिज़नेस पर्पज़ से, तो इनको हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आई होप आपको समझ में आ गया है कि जो बिज़नेस पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, छोटे मोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है अब हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि लागत अवधारणा। देखिए लागत अवधारणा में बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं, जब हम उनका लेखा करते हैं ना, तो उन्हें हमेशा लागत मूल्य पे दिखाना चाहिए, ना कि उनके बाजार मूल्य पर। क्यों? क्योंकि हमने वो बिज़नेस में यूज़ करने के पर्पज़ से ख़रीदी हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने ख़रीदी है सेल करने के लिए, तो विक्रय के लिए नहीं ख़रीदी हैं, तो हम मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखेंगे। जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसी पर हम अपनी असेट्स को दिखाएंगे। ठीक है, एक और बात, इसमें स्थायी संपत्तियों का जब हम लेखा करते हैं उसका डेप्रिसिएशन ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, और जिसको हम फाइनल अकाउंट में, आर्थिक चिट्ठे में जब बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें घटा के शो करते हैं। ओके, यही है हमारा लागत अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि द्विपहलू की अवधारणा अथवा लेखा विधि तुल्यता की अवधारणा। तो देखिए ये जो अवधारणा है इसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि कोई भी घटना है वो हमेशा दो पक्षों को प्रभावित करती है। और वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, दैट मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। और इसी के वजह से आपका जो लाइबिलिटी और एसेट्स है वो हमेशा इक्वल आता है। ओके, तो दैट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उससे दो खाते प्रभावित होने ही होने हैं, दो खाते इफेक्ट होने ही होने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में भी यही सब होता है। तो इसी अवधारणा के कारण ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जन्म हुआ है, इसी अवधारणा के कारण। और आपको पता है जो आपकी अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है, लाइक कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, या हम कह सकते हैं असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो इसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से निकली है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि ये जो इक्वेशन होती है ये कौन सी अवधारणा से रिलेट करती है। तो ये आपकी दोहरा लेखा अवधारणा या द्विपहलू की अवधारणा या लेखा विधि तुल्यता की अवधारणा से रिलेट करती है। इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है हमारा ऐतिहासिक अभिलेख अवधारणा यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल दैट मीन्स इसमें इसके अकॉर्डिंग ऐसे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है जो एक्चुअल में हो चुके हैं, जो संभावित है ना उनका हम लेखा नहीं करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है हमारी मिलान या अनुरूपता की अवधारणा यानी कि द मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए इस अवधारणा के अकॉर्डिंग जिस भी आप लेखांकन अवधि, उत्पादन इकाई या विभाग से रिलेटेड आप बना रहे हैं स्टेटमेंट, उसी से रिलेटेड आप इनकम यानी कि रेवेन्यू लेंगे, और उसी लेखांकन अवधि, उत्पादन इकाई और विभाग से संबंधित आपके एक्सपेंसेस शो किए जाने चाहिए, जिससे कि आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकें आप। ठीक है, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट है वसूली या प्राप्ति की अवधारणा यानी कि द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इस अवधारणा के अकॉर्डिंग ना इस बात का आंसर मिलता है हमें कि आय की वसूली या प्राप्ति कब समझी जाए। ओके,
तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आगम यानी कि रेवेन्यू आप उस समय समझोगे कि आपको अर्जित हो गया है जब वो आपको वसूल हो जाए। लेकिन जब सेल की बात आती है तो ना ये माना जाता है कि जब विक्रेता द्वारा ना जो भी माल है उसका अधिकार क्रेता को सौंप दिया जाए, तो उसी समय अगर आपने माल का अधिकार क्रेता को दे दिया है, तभी हम उस विक्रित माल का जो आगम है वो आप अर्जित समझ लेंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसी यही आप सेवा की कंडीशन में भी फॉलो करते हैं। लाइक कोई व्यवसाय ऐसा है जिसमें सेवा प्रदान की जाती है, तो जब ग्राहक को सेवा मिल जाती है तो भी हम समझ लेते हैं उससे रिलेटेड रेवेन्यू आप अर्जित कर चुके हैं। यानी कि ये बताता है कि ग्राहक से पाने की आप मतलब जो उससे रेवेन्यू मिलना है उसके पाने की पूर्ण निश्चितता है कि आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को मान के कि आपने अपना काम कर दिया, वहाँ से पेमेंट आना है वो आपको मिल जाएगा, ऐसा इसमें समझा जाता है कि निश्चितता है। तो जब सेवा प्रदान कर दी जाती है या वस्तु का अधिकार क्रेता को सौंप दिया जाता है, तभी आप समझ लेंगे कि उससे रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो आप अर्जित कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब है हमारा मुद्रा माप की अवधारणा यानी कि द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं हम जिनको मनी यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में किया जा सके। फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, लेखा विधि में व्यवसाय स्वामी का स्वास्थ्य है, प्रबंधकों की योग्यता, प्रबंध संचालक की सेवानिवृत्ति, हड़ताल, प्रतियोगिता में वृद्धि, इन सब का लेखा हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी घटनाओं को आप मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि लेन देन और घटनाएं इनमें क्या अंतर होता है और ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सी हैं जिनको नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को ये बेसिक तो पता होना ही चाहिए, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपकी नॉलेज ही उससे इंक्रीज़ होगी, आपको बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब है हमारा पूंजीगत तथा आयगत व्यवहारों की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू मैं सिंपल बता देती हूँ आपको। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लाइक आयगत जो व्यवहार होते हैं उनका लेखा लाभानी खाते में किया जाता है, P&L अकाउंट में, एंड जो पूंजीगत ट्रांजैक्शंस होते हैं, पूंजीगत लेन देनों का लेखा हम बैलेंस शीट में करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। अब आयगत और पूंजीगत में अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं इन शॉर्ट बता दूँ, ऐसे खर्चे जिनका आपका रिलेशन ना करंट ईयर से होता है, यानी कि जिनको आप उसी अवधि में जिनका लाभ उठा सकते हैं, वो आयगत होते हैं। लेकिन ऐसे खर्चे जिनको एक बार करने के बाद आप उनसे फ़ायदा कई सालों तक उठा सकते हैं, लाइक मशीनरी है, आपने बिजनेस पर्पस से लगाई अपने बिजनेस में, उसका फ़ायदा आप कई सालों तक उस मशीन को यूज़ करोगे और प्रॉफिट अर्न करोगे, तो वो पूंजीगत हो जाएगा। आई होप आपको इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा, और इस अवधारणा को तो आप सब जानते ही होंगे। पृथक व्यवसाय की अवधारणा यानी कि बिजनेस में ना स्वामी, व्यापार के स्वामी और व्यापार दोनों का अस्तित्व अलग अलग समझा जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम जो भी अकाउंटिंग लेखे करते हैं, जो भी हम एंट्रीज तक करते हैं, वो सभी हम बिजनेस को सोच के करते हैं। ये नहीं सोचते कि व्यापारी के पास कुछ आ रहा है या जा रहा है या मेरे पास कुछ आ रहा है या जा रहा है, हम ये सोच के एंट्रीज करते हैं कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अगर कोई व्यवसाय में पूंजी लगाता है व्यवसायी, तो देखिए उस पूंजी को दायित्व समझा जाता है और लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर कोई अपना व्यवसाय से, स्वामी भी अगर व्यवसाय से अपना निजी व्यय के लिए कोई पैसा निकाल रहा है, लाइक ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। ओके, चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा चालू व्यवसाय की अवधारणा यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मान लिया जाता है कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा, चले ना चले, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारा बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, कंटिन्यूअसली हमारा चलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर ना जो आप करते हो ना, लाइक बिज़नेस में स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस किए जाते हैं, बिज़नेस इस्टेब्लिश जब आप करते हो
प्रारंभिक खर्चे जिनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो ये है कि एक बार आपने लगा दिया, बिज़नेस रन आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा हो गया कि नहीं, और उसी को ध्यान में रखते हुए उसको असेट्स माना जाता है। ओके, और लॉन्ग टाइम चलेगा और कंटिन्यूसली चलेगा, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी एडजस्टमेंट भी शो करते हैं। बस इसका इतना ही मीनिंग है, यही इस कॉन्सेप्ट से मेन पॉइंट निकल के आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब आपका लेखांकन अवधि की अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि एक लेखा अवधि होती है जो निश्चित होती है, और आपको पता है वैसे नॉर्मली 1 ईयर का टाइमिंग यानी कि 12 मंथ का टाइमिंग माना जाता है फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। बहुत सारे बिज़नेस में हो सकता है कि वो अपने अकाउंट जो हैं 3 मंथ्स के बेसिस पे क्लोज़ करते हों, जिसको तिमाही बोलते हैं, और बहुत से 6 मंथ के बेसिस पर यानी कि हाफ ईयरली करते हों, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर जो है आपका लेखा अवधि फॉलो होगी इस अवधारणा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका पूंजी की अवधारणा, यानी कि कैपिटल कॉन्सेप्ट। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका जो पूंजी है उसका लेखा अलग से किया जाता है, और उसमें अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड करके दिखाते हैं, लॉस है तो लेस करके दिखाते हैं, जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट में शो करते हो कैपिटल को अलग से। आगे देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एकाकी व साझेदारी व्यवसाय में लाभ को पूंजी खाते में अंतरित करके दिखाया जाता है, और जो कंपनी है उसमें व्यवसाय में इसे चिट्ठी में अलग से दिखाया जाता है। तो आपको पता होगा कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज होता है, हेडिंग उसमें डली होती हैं हेडिंग के थ्रू, तो वहाँ पे कैपिटल का, शेयर कैपिटल का बिल्कुल अलग से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एंड प्रॉफिट शो करने के लिए एक अलग हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, और उसके अंदर भी एक सब हेडिंग होती है P&L एप्रोप्रिएशन करके, जिसके अंदर आपको करंट ईयर के प्रॉफिट को शो करते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बस हमें इतना बता रहा है कि जो कैपिटल है उसका लेखा अलग से होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी कि अर्जित अवधारणा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अवधारणा भी आपको समझना। इसमें क्या है कि प्रत्येक लेन देन, चाहे वो नकद हो या उधार हो, वो संपत्ति और दायित्व को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। और अर्जित अवधारणा ये भी बताती है कि भाई आपका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूसली चलेगा, और जो आप पर्टिकुलर ईयर है, एक अवधि है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप स्टेटमेंट में शो करते हो, अवधि से रिलेटेड। तो अगर आपने कोई है कि आपने पूर्वदत्त यानी कि पहले ही एक्सपेंस कर दिया, लेकिन वो उस ईयर से तो रिलेट नहीं करता ना, तो उस ईयर में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए प्रीपेड को माइनस करके दिखाया जाएगा। और अगर मान लो आपने अनएक्रूड है, यानी कि अनएक्रूड का मतलब होता है कोई इनकम है जो अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको मिल गई है, तो वो भी आपको करंट ईयर के स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए, तो उसे भी हम माइनस करके शो करेंगे। और अर्जित है और आपको नहीं मिली, तो अर्जित यानी कि एक्रूड है, तो वो आपको दिखानी चाहिए, बेशक नहीं मिली लेकिन मिल जाएगी क्योंकि आप अर्न कर चुके हैं, तो अर्जित है वो आपके लिए, उसे आप प्लस करके दिखाएंगे। तो इस अवधारणा के अकॉर्डिंग ना बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो लेखांकन अवधि के से रिलेटेड सभी आय हैं और व्यय हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, उनका समायोजन अवश्य कर देना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। तो आज की हमारी वीडियो इस कॉन्सेप्ट के साथ में यहीं पर समाप्त होती है। तो देखिए आज हमने इस क्लासिफिकेशन में लेखाशास्त्र की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग्स को डिस्कस कर लिया है, और अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम लेखाशास्त्र की परंपराओं को देखने वाले हैं। उसके साथ ही हम इस कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड MCQs भी सॉल्व करेंगे, तो आप उस आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और वो वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।